Hello students, my name is Aman Sharma. Today I am going to start your chapter What is chemistry about? Well, this is a very interesting chapter. This will uh, give you brief introduction about how chemistry origins, chemistry कैसे start हुई, chemistry की history क्या है और बहुत सारी कुछ interesting चीज़ें we will discuss in this chapter. So, an important branch of science, chemistry is the study of substances and their transformations. Let us understand the word substances and transformations. एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की. बेसिकली हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं सब्सटेंसेस क्या हैं और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही डिस्कस करना है कि सब्सटेंसेस क्या होते हैं. एवरीथिंग अराउंड अस, एयर, वाटर, अ पेन, अ पेंसिल, अ टॉय is made up of matter. Anything that take up space and has mass is matter. So I guess शायद आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है. अगर नहीं पढ़ा हुआ तो बेसिकली जो भी हमारे अराउंड हम देखते हैं हमारे सामने विजिबल है या नहीं भी विजिबल, जैसे एयर विजिबल नहीं है बट है तो है, तो ये सारी किस चीज़ की बने हुए हैं? मैटर के. तो मैटर की डेफिनेशन क्या है? वो सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जो कोई स्पेस घेर रहा है और जिसका कुछ मास भी है. सो दैट इज मैटर. देन व्हाई डज एयर इज डिफरेंट फ्रॉम वाटर एंड पेन इज डिफरेंट फ्रॉम पेंसिल? बिकॉज द काइंड ऑफ मैटर ऑफ द सब्सटेंस दे कंटेन. अगर सारी चीज़ें मैटर है तो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? बिकॉज उनके बीच में जो मैटर है वो डिफर है. सपोज जिस तरह का मैटर है एयर में उस तरह का मैटर हमारे वाटर में नहीं है. सेम हमारे पेन में कुछ और मैटर, जैसे हमारा पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, सेम वे एयर में एयर है. सो ये सारे अलग अलग तरह के मैटर हैं. सो ये इसलिए एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं. द सब्सटेंस दैट एयर, वाटर, पेन, पेंसिल आर मेड अप ऑफ डिफर. जिस सब्सटेंस के ये पेन, पेंसिल, एयर बने हुए हैं वो सारा सब्सटेंस ही डिफरेंट है. वो अलग अलग सब्सटेंसेस के बने हैं. सो ये सारे क्या है? डिफरेंट है एक दूसरे से. थिंग्स अराउंड ऑफ मेड अप ऑफ मैटर. सो ये आपने सारी चीज़ें देखी होंगी, ये सारी मैटर की बनी हुई हैं. वट अबाउट आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स? व्हेन वाटर इज इन केटल बॉयल्स you can see the vapors coming out of it, of the spout of the kettle. Ice and water vapors are made up of same substance. ओके. सो वाटर, अगर वाटर को फ्रीज करें तो वो आइस बन जाता है, अगर वाटर को बॉयल करें तो उसके वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं. तो क्या ये भी डिफरेंट है? नो. ये सारे एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, बस इनकी जो सब्सटेंस की जो हम चेंज कर देते हैं शेप एंड साइज. जैसे जो वाटर है वो हमारा सॉलिड, वाटर जो है लिक्विड है, अगर इसे हम फ्रीज कर दें तो ये आइस बन जाएगा. वो क्या है? सॉलिड. अगर वाटर को बॉयल कर दे, वेपर्स, तो गैसियस फॉर्म, जैसे एयर गैसियस है वैसे ही ये गैस की फॉर्म में बन जाता है. तो ये जो वाटर, आइस एंड ये सारे सेम तरह के सब्सटेंस से बने हुए हैं. किससे? वाटर से. ओके. सब्सटेंसेस आई गेस आपको क्लियर है. जो भी हमारे अराउंड जिसका भी मास है और जो भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो सारे सब्सटेंसेस हैं. Next is transformations. Transformations are a kind of changes that take place every moment. They are of two kinds, physical and chemical. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, जैसे एक चीज़ से चेंज होकर दूसरी चीज़ बनना. सो चेंजेस जो है एवरी प्लेस, एवरी मोमेंट, हर जगह हो रहे हैं चेंजेस. हर एक प्लेस पे चेंजेस हो रहे हैं. आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि अर्थ हमेशा ही रोटेट कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है. अगर ये रोटेशन एंड रिवॉल्व कर रही है और रोटेट कर रही है तो इसका मतलब ये भी एक चेंज ही है. तो ये जो चेंज है ये हर पल ही हो रहा है. हमेशा हवा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है. दीज आर ऑल फिजिकल चेंजेस. सो नाउ ये चेंजेस होते हैं दो तरह के, एक फिजिकल एंड केमिकल. इन फिजिकल चेंज देयर इज़ नो चेंज इन द सब्सटेंस. Is there any change in the substance when ice melts, water freezes or water boils? Okay, physical change वो change होता है जिसमें
कोई सब्सटेंस में बेसिकली चेंज नहीं आता, वो सब्सटेंस वैसा ही रहता है। जैसे अगर आइस है, वाटर से ही आइस बनी है, वाटर को बॉयल करो तो वेपर्स बनते हैं, तो क्या सब्सटेंस में चेंज आया? नो, क्योंकि हम इसे वापस अगर आइस को मेल्ट करें तो हमें वाटर मिल जाएगा। सेम वे जो वाटर वेपर्स बने हैं, अगर उन्हें कंडेंस करवाएं, उन्हें भाप के ऊपर अगर कोई ठंडी चीज़ रख दें तो वहाँ पे वो वाटर वेपर्स दोबारा से कंडेंस हो जाते हैं, हमें वाटर वेपर्स दिखाई देते हैं ऊपर से। सो ये सारे क्या होते हैं? फिजिकल चेंज, जिसमें सब्सटेंस जो है वो सेम ही रहा, नया सब्सटेंस नहीं बना, कोई और चेंज नहीं हुआ। नो, द सब्सटेंस रिमेन्स इन वाटर इन ऑल ऑफ दिस चेंजेस। सो इन सभी चेंजेस में जब आइस बनाते हैं या वाटर को बॉयल करते हैं तो सब्सटेंस सेम रहता है। सो ये क्या है? फिजिकल चेंजेस। बट इन अ केमिकल चेंज द सब्सटेंस चेंजेस। ए कॉमन एग्जाम्पल इज बर्निंग। और जो केमिकल चेंज है उसमें सब्सटेंस ही चेंज हो जाता है। सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? बर्निंग। अगर किसी चीज़ को भी जलाओ तो हमें क्या मिलता है? बहुत सारी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, एंड बाद में क्या बचता है? ऐश। सो व्हाट हैपन्स व्हेन अ पेपर और अ वुड बर्न्स? पेपर एंड वुड आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड सेलुलोज। ये जो पेपर एंड वुड है ना, ये किसके बने होते हैं? सेलुलोज के। इट इज़ द सेलुलोज दैट बर्न्स। सो इसका मतलब सेलुलोज बर्न करता है। वाइल बर्निंग सेलुलोज टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। जब ये सेलुलोज जलता है तो ये ऑक्सीजन लेता है एटमॉस्फेयर से एंड गिव टू न्यू सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। Also when burnt in air, carbon forms carbon dioxide and sulfur forms sulfur dioxide. These all are chemical changes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया, जब पेपर जलता है तो कोई भी चीज़ जब जलती है वहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो जब हम वैसे ओपनली एयर में चलाते हैं, एयर में ऑक्सीजन होती है। सो जैसे ही हमने वुड या पेपर को जलाया, इनके बीच में सेलुलोज था, सेलुलोज जलते हुए ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है? वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो वेपर, जो आग के साथ धुआं निकलता है, उस धुएं में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेम वे कार्बन है, जैसे कार्बन एक ब्लैक कलर का जैसे कोल होता है, वो भी कार्बन ही है। सो कार्बन या सल्फर ये भी जलते हैं और क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। सो जब कोई चीज़ बर्न होती है तो ये क्या है? केमिकल चेंज। क्योंकि अब जो आपका वुड था या पेपर थी, वो नई चीज़ ऐश बन चुकी है। ठीक है, जब हमने वाटर को फ्रीज किया था तो आइस बनी थी। आइस कोई नई चीज़ नहीं थी, आइस पानी ही था, बट यहाँ पे एक नई चीज़ बन गई है, ऐश, जिसे हम वापस से वुड या पेपर नहीं बना सकते। जब हमने वाटर को फ्रीज किया था तो आइस बन गई थी, अब आइस को दोबारा से मेल्ट करो तो वाटर बन जाएगा, तो वो हो गया फिजिकल चेंज, जब हमें दोबारा से ओरिजिनल चीज़ मिल गई। बट अगर किसी चीज़ को जला दो तो आपको वापस ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो क्या है? आपका केमिकल चेंज। Whenever a substance undergo a chemical change, we say it has been transformed into another substance or substances. The cellulose is transformed into carbon dioxide and water upon burning. Also, carbon and sulfur are transformed into carbon dioxide and sulfur dioxide. तो जब कभी भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं कि एक सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होकर दूसरे अनदर सब्सटेंसेस में चेंज हो गया। तो जैसे हमने सेलुलोज को जब जलाया था तो वो क्या बन गया था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो जलने के बाद सेलुलोज किस में कन्वर्ट हो गया था? दो न्यू सब्सटेंसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेम वे में कार्बन एंड सल्फर को ट्रांसफॉर्म किया, जलाया, तो वो क्या बन गए थे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन दे बर्न। I guess now transformations and substances आपको क्लियर है। Now next is chemical reactions. When there is a chemical change in a substance, we say a chemical reaction has take place. So जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। Thus when carbon, sulfur, cellulose burns, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। सो जैसे ही कार्बन, सल्फर या सेलुलोज बर्न हुए थे तभी हमारी केमिकल रिएक्शंस हुई थी। मैनी सच रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ मील, डाइजेशन ऑफ फूड, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हमारी डे टू डे लाइफ में भी होती हैं। जब हम खाना बनाते हैं, जहाँ अगर हम कोई खाना खाते हैं
तो डाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भी प्लांट या एनिमल की ग्रोथ हो रही है तो ये सारा कुछ ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस ही हो रहा है. A substance formed by or used in a chemical reaction is called chemical. So, for example, the common fertilizers urea, diammonium phosphate, superphosphate of lime, ammonium nitrate, पोटाशियम क्लोराइड आर ऑल केमिकल्स. सो जो भी केमिकल्स केमिकल रिएक्शन में यूज़ होते हैं, जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में यूज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं केमिकल. सो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. डीएपी डाइमोनियम फॉस्फेट, फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल दी हुई है यूरिया, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, अमोनियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड. सो ये सारे क्या है केमिकल्स. हाउ केमिस्ट्री इवोल्व, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. केमिस्ट्री बनी कैसे, इवोल्व कैसे हुई. तो केमिस्ट्री से पहले भी तो ह्यूमन रेस थी, इंसान रहते थे. तो केमिस्ट्री कैसे आई इंसान की लाइफ में. Human beings have continuous made efforts to lead a better life. They have looked for ways to improve the quality and yield of agriculture products. They have searched for ways to improve clothing, building materials as well. सो जो हमारी ह्यूमन रेस है ना, ये कंटिन्यूस एफर्ट कर रही है ताकि हम एक बेटर लाइफ जी सकें. सो हम हर तरह से देखते हैं कि हर तरह से क्वालिटी एंड यील्ड भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इम्प्रूव हो. यानी जो हमारी क्वालिटी है फूड, कोई भी ग्रेन्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो और उनकी यील्ड भी ज़्यादा हो कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में हमें प्रोड्यूस कर सके. सो हमने देखा है, हमने नई स्टाइल के क्लोथिंग एंड बिल्डिंग्स मटेरियल एज वेल. सो आपको पता ही है पहले नॉर्मल घर होते थे, कई पहले मिट्टी के घर भी होते थे, फिर धीरे धीरे दूसरे घर आने लगे ईंटों वाले, फिर उसके बाद अब प्रॉपर लेंटर वाले घर आ गए हैं. अब आगे हम और फर्दर इसमें एडिशन कर रहे हैं. तो ये हमारा जो क्वालिटी ऑफ बेटर लाइफ की तरफ जो हम जाना चाहते हैं ये चलता जा रहा है, कंटिन्यूस एफर्ट चल ही रहा है. इन एडिशन दे हैव सर्च फॉर मेडिसिन इन ऑर्डर टू क्योर डिजीज़. और साथ में ही हम बहुत सालों से ही दवाइयों की जो भी कोई हमारी डिजीज़ है उन्हें ठीक करने के लिए हम मेडिसिन बनाते हैं. केमिस्ट्री बिगन्स इन्वॉल्व कोर्स ऑफ ऑल दिस क्वेस्ट्स. तो इन सभी के लिए केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई. जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, जो हमारे क्लोथ्स हैं, जो हमारी क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स थी, जो हमारी डिजीज़ को क्योर करने के लिए मेडिसिन, इन सब से ही कहीं ना कहीं केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट हुई. द स्टार्ट ऑफ क्रिश्चियन एरा इन इजिप्ट, सो द बिगनिंग ऑफ केमिस्ट्री. जब क्रिश्चियन एरा स्टार्ट हुआ था इजिप्ट में तो हमने कुछ हद तक मान लिया कि केमिस्ट्री भी तभी शुरू हुई है. द इजिप्शियंस वर गुड एट वर्किंग विद मेटल्स, ग्लासेस एंड डाइज. जो इजिप्शियन से दे वर वेरी गुड एट वर्किंग विद मेटल्स, ग्लासेस एंड डाइज जो हमारे जो क्लोथिंग को कलर्स वगैरह करने के लिए, ग्लास आप सभी को पता है, मेटल्स भी आपको पता है. तो इन सब पे वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे इजिप्शियन. अबाउट दैट टाइम इंडियंस टू वर्कड विद मेटल, स्पेशली आयरन. उस टाइम इंडियंस भी काफ़ी वर्क कर रहे थे मेटल के साथ, आयरन के साथ इंडिया का काफ़ी काम चल रहा था. दे आल्सो प्रिपेयर्ड मेडिसिन फ्रॉम हर्ब्स एंड मिनरल्स. सो इंडिया में मेडिसिन भी बनाई जाती थी हर्ब्स एंड मिनरल से, जड़ी बूटियाँ एंड मिनरल्स. More scientific and methodical work started from 8th century as we will now discuss. Okay, so ज़्यादा साइंटिफिक जो वर्क था वो 8th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था. सो अब स्टार्टिंग करते हैं एल्केमी से. बिफोर द केमिस्ट्री ऑफ टुडे, मॉडर्न केमिस्ट्री से पहले क्या था, एल्केमी. द वर्ड एल्केमी वाज ड्राइव्ड फ्रॉम हर्ब्स फ्रॉम ग्रीक इजिप्शियन वर्ड केमिया. द लैंग्वेज. ओके, सो केमिस्ट्री से पहले क्या आई थी, एल्केमी. एल्केमी कहाँ से आया था, एक वर्ड ग्रीक इजिप्शियन वर्ड था केमिया. केमिया मीन्स ब्लैक. Alchemy was mainly practiced by Arabs, Greeks and Egyptians between 8th to 16th century.
सो 8th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक एल्केमी जो थी वो प्रैक्टिस कर रहे थे कौन लोग? अर्ब, ग्रीक्स एंड इजिप्शियंस. ब्रॉडली एल्केमिस्ट हैज़ टू मेन एम्स. जो एल्केमिस्ट थे उनके दो मेन एम थे. कौन कौन से एम थे? फर्स्ट, कन्वर्टिंग चीपर मेटल्स इनटू गोल्ड. कोई भी चीपर मेटल है उससे हमने क्या बनाना था? गोल्ड. गोल्ड being greatly valued by human beings ever since it was discovered. It was first found as nuggets in some rocks, but rarely. So alchemists made attempts to convert baser metals, cheaper metals like iron, copper into gold. आपने देखा ये एल्केमिस्ट ने 18 से 16 सेंचुरी तक काम किया. तो ये बेसिकली करते क्या था कि जब भी गोल्ड डिस्कवर हुआ था ना तब से उसको ह्यूमन ने उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया है तो एक मेटल ही है बट ह्यूमन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और वो बहुत ही कॉस्टली भी है. तो कंटिन्यूस एफर्ट्स लगा रहे थे जितने भी अल्केमिस्ट थे कि वो गोल्ड को किसी भी नॉर्मल आयन को या किसी को भी चेंज करके क्या बना दें? गोल्ड. तो इसके लिए उन्होंने बहुत सेंचुरी सालों साल कितने साल तक उन्होंने प्रैक्टिस की, ट्राई की. दे ट्राइड फॉर सेंचुरीज एंड सम क्लेम दैट दे हैव सक्सीडेड. और कईयों ने ये भी बोला कि उनका ये वो सक्सीड कर गए हैं. एंड दे बिलीव दैट देयर सक्सेस वाज ड्यू टू द यूज़ ऑफ व्हाट दे कॉल्ड फिलोसोफर्स स्टोन. तो उन्होंने कहा कि एक पत्थर है, इस फिलोसोफर स्टोन की वजह से वो सक्सीड हुए. लेटर ऑल दीज क्लेम्स वर प्रूव्ड फॉल्स. बाद में ये सारे के सारे क्लेम जो है फॉल्स थे, झूठे थे. द एल्केमिस्ट फेल्ड बिकॉज देयर अटेम्प्ट वाज साइंटिफिकली रॉन्ग. You will learn in the later chapter that one metal cannot be converted into another metal. ओके तो उनके सारे के सारे क्लेम्स जो है ना साइंटिफिकली रॉन्ग थे क्योंकि तब इतनी ज़्यादा साइंस डेवलप नहीं थी 8 से लेके 16 सेंचुरी तक. तो जो भी वो ट्राई कर रहे थे साइंटिफिकली इलॉजिकल था. तो वो कैसे किसी मेटल को हम गोल्ड बना सकते थे. तो ये उस टाइम के हिसाब से तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था. आज के टाइम पे भी इतना इजी नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत ही डेंजरस, बहुत ही जैसे हमें किसी भी मेटल के बहुत डीपर जाके उसके न्यूक्लियस से डील करना पड़ता है. तो वो काफ़ी कॉस्टली है और इतना बेनिफिशियल भी नहीं है. तो हम यही मान के चलते हैं कि आज की डेट पे भी किसी मेटल को हम दूसरी मेटल में चेंज नहीं कर सकते. ओके ये है हमारा आयरन पिलर दिल्ली में. ओके हम एक मेटल को दूसरे मेटल से में चेंज नहीं कर सकते बाय अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन से हम ये चीज़ नहीं कर सकते. However, these experiments were useful in an important way. They help develop the art of extracting new metals. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने काम किया वो बिल्कुल ही बेकार गया इतने सालों का. उन्होंने जो काम किया उससे हमें एक्सट्रैक्टिंग की नई टेक्निक्स मिल गई. जो मेटल है हमें रॉक्स में मिलते हैं तो उस रॉक में बहुत सारी मिट्टी होती है, बहुत सारे दूसरे मेटल्स भी होते हैं. उन मेटल से ओरिजिनल मेटल को बाहर निकालना उसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिंग न्यू मेटल. सो उसे ये टेक्निक्स उन्होंने डेवलप कर दी थी काफ़ी सारी. इंडियंस हैड एक्सट्रैक्टेड आयरन मच बिफोर दिस पीरियड. इंडियंस ने आयरन को इससे बहुत पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिया था. द क्वालिटी ऑफ इंडियन आयरन एंड स्टील वाज वेल नोन. जो क्वालिटी थी इंडियन आयरन की एंड स्टील की ये बहुत ही अच्छी थी. हैव यू सीन आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली? इट वॉज मेड इन 4th सेंचुरी. तो उन्होंने एल्केमिस्ट ने कब काम शुरू किया था? 8th सेंचुरी से 16 सेंचुरी तक. और हमारे पास इंडिया में 4th सेंचुरी में ही एक आयरन का पिलर बना हुआ था. और ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी थी इंडिया के पास जो कि बहुत ही एंशियंट है इनके हिसाब से.
तो इन्होंने इस काम शुरू किया 8th सेंचुरी में, बट हमारे पास 4th सेंचुरी में एक वेल नोन पिलर है। इतना बड़ा पिलर बनाने से पहले, इसका मतलब हम 4th सेंचुरी से काफ़ी पहले ही छोटे मोटे काम करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि इतने बड़े पिलर के लिए हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सारा कुछ बहुत ही परफेक्ट था। और एक और बात, ये जो पिलर है इतने सालों से हवा बारिश सब कुछ झेल रहा है और इसमें कोई रस्टिंग नहीं हुई है। रस्टिंग समझते इसे जंग नहीं लगा। आज की डेट में भी ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है कि हमारी चीज़ें, हम वाटर, जो कूलर हैं, जो एसी हैं, जो फ्रिज हैं, ये सारे कुछ सालों बाद रस्टिंग से ख़राब हो जाते हैं। बट वो पिलर वैसा का वैसा ही है, और वो टेक्नोलॉजी आज तक किसी के पास नहीं है कि इंडिया ने वो कैसे बनाया था। अब वो टेक्नोलॉजी कहीं गुम हो गई है। बट वेरी इंटरेस्टिंगली वो पिलर हमने 4th सेंचुरी में ही बना लिया था, और उसकी हाइट कितनी है, 24 फीट। सो दैट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग पिलर। ओके, नाउ एल्केमिस्ट का सेकंड क्या था, सर्चिंग फॉर एलिक्सर ऑफ लाइफ। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज वांटेड टू लिव लॉन्ग। सो ह्यूमन बींग्स क्या चाहते थे, बहुत लंबी एज चाहते थे। सो एल्केमिस्ट सर्च फॉर द elixir of life. Elixir is an imaginary liquid that would cure all the diseases and help a person live long. ये कैसा था, एक इमेजिनरी लिक्विड था, वो बनाना चाहते थे। सो जो एक किसी भी इंसान को, अगर कोई इंसान उसे पी ले तो वो उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और वो बहुत लंबी लाइफ तक जी सकता है। सो elixir of life would make a person immortal. Immortal मतलब अमर। Experiments were made for many centuries। के लिए बहुत सारी experiments भी हुए, obviously without success। पर ऐसा इसकी कोई success rate नहीं थी, कोई success नहीं थी। Now why alchemy failed? तो हमें थोड़ा सा ये भी जानना चाहिए कि alchemy failed क्यों हुई। The very basic of alchemy were incorrect. Alchemy accepted the ancient 4th century BC. Greek believed that everything is made up of 4 substances: earth, fire, air and water. तो जो एल्केमी का बेसिस था ना, यही ठीक नहीं था। तो ये किस पे बिलीव करती थी एल्केमी, ग्रीक बिलीफ के ऊपर, कि जो भी सब्सटेंस है वो सिर्फ 4 चीज़ों की बनी हुई है। फर्स्ट इज़ अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर। सो इन 4 चीज़ों का ही सब कुछ बना हुआ है। एंड नो सब्सटेंस कुड बी सिंपलर देन दीज 4 सब्सटेंसेज विच वर कॉल्ड एलिमेंट्स। इनसे कोई ज़्यादा सिंपल चीज़ नहीं हो सकती, कि सबसे सिंपल ही ये हैं, इनसे ही बाकी चीज़ें बनी हैं। सो विच वॉज रॉन्ग। एल्केमिस्ट ट्राइड टू प्रिपेयर सब्सटेंसेज चॉइस बाई यूजिंग दीज एलिमेंट्स। सो इन चारों एलिमेंट से उन्होंने बहुत सालों तक एक्सपेरिमेंट किए, तो वो इसलिए फेल हो गए। From the 17th century onward, scientists began to discover substances simpler than these 4. The fourth element theory was disproved. This was origin of modern chemistry. 17th century में साइंटिस्ट ने कुछ और सब्सटेंसेस को डिस्कवर किया जो इन 4 सब्सटेंसेस से ज़्यादा सिंपल थे। तो ये जो थ्योरी थी ये डिस्प्रूव्ड हो गई, इसलिए एल्केमी क्या होगी, फेल्ड। तो यहाँ से हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट हुई। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द न्यू वीडियोज़ एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।